नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारे वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, हमारा पिछला एपिसोड जो शेरमुखी लॉट और वास्तु विषय पर आधारित था, बहुत से लोगों ने सराहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से गौमुखी और शेरमुखी लॉट में क्या फ़र्क होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और फिर कुछ ऐसे भी हमारे पास लॉट्स के जो मैं कहूँगा कि ब्लूप्रिंट्स और शेप्स ऐसी देखने को मिली हैं जो बहुत अनइवन है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं अनइवन शेप लॉट एंड वास्तु विषय पर। क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अनइवन शेप को सबसे पहले वास्तु कंसल्टेंट के नज़र से समझना, वो एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि मेरा लॉट तो परफेक्ट है, मेरे लॉट में ऐसे है ही नहीं। लेकिन जब आप ये जो भी आप इसको इरेगुलर लॉट कहो या अनइवन शेप कहो, उसकी डेफिनिशन वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल के हिसाब से जब आप समझते हैं और उसके बाद अपने रेसिडेंशियल या कमर्शियल लॉट को एनालिसिस करते हैं, तब जाके मालूम पड़ता है कि ये तो मेरा लॉट भी कई बार जाने-अनजाने में अनइवन शेप की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार अनइवन शेप कहते किसको हैं, उसके इफेक्ट कैसे होते हैं, उसको आप अगर बाद में मालूम पड़ जाता है, डिपेंड करता है कौन से साल के बाद मालूम पड़ता है। आप प्लॉट में 2 साल का टाइम वहाँ पे व्यतीत कर चुके हो या 6 साल का टाइम व्यतीत कर सकते हो, कितने पुराने आप उस प्लॉट में कितने टाइम से जुड़े हुए हो, उसको ध्यान में रखकर उसको अलग-अलग तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। और हर तरह के शेप ऑफ द लॉट के अनुसार, वास्तु के नियम के अनुसार, वहाँ पे रहने वाले लोगों को, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल हो, या चाहे रेंटल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह के शेप ऑफ लॉट में वो रहते हैं, उसका इफ़ेक्ट भी उस शेप से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसका भी पॉज़िटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट वहाँ पे रहने वाले लोगों पे होता है। तो जब वास्तु के बारे में बात होती है, तो ये देखना है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, बिज़नेस का वास्तु हो तो पार्टनरशिप की नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ बिज़नेस एंड शेप ऑफ द लॉट। घर के बारे में बात होती है तो घर में रहने वाले तमाम लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, घर की डायरेक्शन जिस दिशा के घर में वो रहते हैं और शेप ऑफ द लॉट। तो हर व्यक्ति को वहाँ पे 3 तरह की इफ़ेक्ट वहाँ पे मिलती है। उसमें से तीनों में से कई बार आपस में कोई भी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव हो, यानी कि व्यक्ति जो रहते हैं वो फायर एलिमेंट ग्रुप पर्सनैलिटी हो, घर या बिज़नेस की लोकेशन अर्थ एलिमेंट क्रिएट करती हो और शेप ऑफ द लॉट जो होता है, उसकी वजह से कई बार मेटल एनर्जी या कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट की एनर्जी क्रिएट होती हो और वो तीनों एनर्जी एक दूसरे के साथ सपोर्ट ना करती हो, तो वहां पे भी कई बार ऐसा होता है कि घर आपकी दिशा का होने के बावजूद भी अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाई देता या कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके अनुसार होने के बावजूद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते। वास्तु में छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम हर तरह के डीपली कैलकुलेशन को समझते हैं, उसके योग समझते हैं, नक्षत्र समझते हैं और ट्रांज़िट पीरियड को समझते हैं। लेकिन जब वास्तु की बात होती है, तो हमारे दिमाग में एक बात होती है कि हम सिर्फ़ बेसिक वास्तु कर देते हैं, सिर्फ़ कुछ दिशाओं के ऊपर फ़ोकस कर लेते हैं, बाकी की तमाम चीज़ अपने आप हो जाएगी। या कई बार हम जाने-अनजाने में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करना इसलिए नहीं चाहते हैं, कि जितना ज़्यादा समझेंगे, हो सकता है हमें अपने लॉट के घर के बारे में या अपने बिज़नेस के बारे में, हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हम समझना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप समझते हो, जानकारी है, तो आप उसको रेक्टिफ़ाई करके बहुत अच्छे रिज़ल्ट से ज़मीन से मनचाहे रिज़ल्ट ले सकते हो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भई मेरे घर का जो प्लॉट है उसका शेप या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। वो क्या कुछ संबोधित करता है, क्योंकि उसी शेप में काफ़ी अनइवननेस है। और अधिकांश लोग जो ये हैं वो कुछ ऐसे जो कैलिफ़ोर्निया के रहने वाले हैं, टेक्सास के रहने वाले हैं, यहाँ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में भी कुछ इस तरह के लोग बाग हैं जिनका घर थोड़ा-सा हिल पे है या कुछ इस तरह से है कि फ्रंट एक हाइट पे है, घर का बैकयार्ड जो है एक स्लोप सा आ जाता है, या घर का फ्रंट यार्ड जो है उधर स्लोप है और फिर बैकयार्ड जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। शायद कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि उनके पूल भी बने हुए हैं। तो इस तरह की बातें जो हमें व्यक्तिगत स्तर पर सुनने को मिलती हैं,
लोग बाग ईमेल्स लिखते हैं आपसे, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करते हैं, तो इस तरह के सवाल हमारे सामने आए हैं। उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए आपसे अनइवन शेप लॉट पर जानने का प्रयास किया है। जी। कई बार ऐसा होता है कि ये बात को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक छोटा-सा केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपको जल्दी से बात समझ में आ जाएगी कि कंसल्टिंग के नज़रिए किस तरह से होते हैं या एक्सपर्ट कैसे काम करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले कनेक्टिकट में एक सीपीए का घर विज़िट किया था और उसी साल के अंदर मैंने कैलिफ़ोर्निया के अंदर डाउनटाउन के अंदर वहाँ पे एक बहुत ही मतलब कैलिफ़ोर्निया के डाउनटाउन के अंदर कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव लग्ज़रीज़ अपार्टमेंट भी है, तो अपार्टमेंट विज़िट किया था। अब एक सिंगल फैमिली होम है, एक अपार्टमेंट है। एक पर्सन जो है कनेक्टिकट में वो सीपी हैं, कैलिफ़ोर्निया में जो रहते थे वो लोग अपनी बहुत बड़ी लैब चलाते थे जो सारी रिसर्च करती है। जभी भी आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट में रखते हो तो उससे पहले लेबोरेटरी में भेजना पड़ता था और उनके बेस पे उनको ईपीए या अप्रूवल सारे मिलते थे। तो उनका अलग-अलग तरह के केमिकल टेस्टिंग का, ड्रग वगैरह बनाने का उनका अपना एक लेबोरेटरी था। दोनों के नेचर ऑफ बिज़नेस अलग-अलग थे। अब जो घर का शेप था, घर के अंदर जो रहने वाले लोग थे, वो सीपीए यानी कि वास्तु के हिसाब से वो फायर इंडस्ट्री के साथ आता है क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री का बिज़नेस है। वहाँ पे रहने वाले लोग थे, वो नॉर्थ ईस्ट पर्सनैलिटी के लोग थे, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, उनके हिसाब से वो वाटर एलिमेंट के पर्सनैलिटी के लोग थे। और जो उनका घर बना हुआ था, वो वास्तु को बहुत अच्छे से समझते थे। तो उनका जो घर बना हुआ था, वो घर का जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो एरिया था फ्लोर प्लान का, वो रेक्टेंगुलर था। तो उनको लगता था मेरा घर रेक्टेंगुलर है। लेकिन अगर आप सर्वे प्लान देखते थे, तो सर्वे प्लान के अंदर उनका घर बहुत लंबा होके पीछे तक जाता था क्योंकि वहाँ पे वेटलैंड थी, जिसका वो यूज़ नहीं करते थे। बट उन्होंने सर्वे प्लान को कट करके एक्ज़ैक्टली जो मानसिक तौर पे सोचा कि मेरा लॉट स्क्वायर है, वैसा स्क्वायर बनाया नहीं था। घर एज़ इट इज़ ऐसा था, जैसा सर्वे प्लान था। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली पीछे की लैंड का यूज़ नहीं करते थे। अब जो पीछे लैंड थी, उसमें 3-4 अलग-अलग तरह के ज़िगज़ैग कॉर्नर बनते थे। तो हमारे हिसाब से वो लॉट था, वो अनइवन शेप का था और जो पीछे लैंड की दिशा थी, वो वेस्ट की दिशा थी। तो साउथ वेस्ट बढ़ जाता था, नॉर्थ वेस्ट बढ़ जाता था और वेस्ट में एक छोटा-सा पॉइंट बनता था। 3 ज़िगज़ैग बनते थे। हुँ, कई बार जब हम वास्तु के हिसाब से लॉट को देखते हैं, तो एक कोई तिरछा कॉर्नर बाहर निकलता है, तो हम उसको फ़ोकस नहीं करते। हमें जो समझना होता है, हम समझ लेते हैं। तो उन्होंने सिर्फ़ ये देखा कि मेरा घर तो कंप्लीटली रेक्टेंगुलर बना हुआ है, तो पूरी लाइफ़ वही सोचते थे कि मेरा घर रेक्टेंगुलर है। लेकिन उनको वहाँ पे अकाउंटिंग फ़र्म में 7 साल के बाद पार्टनरशिप में डिस्प्यूट आने शुरू हो गए। कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट थे जो उनके हाथ से चले गए, तो वो थोड़े वरीड हो गए और उनको लगा कि मैं वास्तु करवा के देखता हूँ। लेकिन एवरी टाइम फ़ोन में यही कहा कि मेरा घर तो एकदम वास्तु के हिसाब से है, मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट में मेरा बैकयार्ड है, बहुत सारी लैंड है और मेरा घर पूरा स्क्वायर शेप में है। यही इसी तरह से उन्होंने अप्रोच करके हमें हायर किया। जब हम कैलिफ़ोर्निया वाले क्लाइंट की बात करते थे, वो तो अपार्टमेंट में रहते थे, उनका तो सिंगल फैमिली होम था ही नहीं। लेकिन उनकी कुछ बालकनी बाहर निकली हुई थी। तो बालकनी की वजह से उनका सेम शेप बनता था जो कनेक्टिकट के घर के वहाँ पे रहने वाले लोगों का बनता था, बट उनका 4th फ्लोर पे ये शेप बनता था। यहाँ पे समझने लायक ये बात है कि ग्राउंड लेवल के व्यक्ति को आप कैसे एनालिसिस करते हो वास्तु में और 4th फ्लोर जो कि हवा में है, जो कि आपके पास ग्राउंड लेवल का बेस नहीं है, तो उसको वास्तु कैसे एनालिसिस करता है। तो वहाँ पे भी एग्ज़ैक्टली सिमिलर समस्या थी कि वहाँ पे वेस्ट में बालकनी निकलती थी, साउथ वेस्ट में निकलती थी, नॉर्थ वेस्ट में निकलती थी। तो जब बालकनी निकलती है तो थोड़ा कॉर्नर बढ़ जाता है, तो उसके बाकी के कॉर्नर कटती थी, तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली ज़िगज़ैग बनता था, जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में बड़ा नेचुरल और स्वाभाविक है। वहाँ पे जो कैलिफ़ोर्निया में लोग रहते थे, वो लेबोरेटरी जो रिसर्च था वो भी वास्तु के हिसाब से फायर एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, वो वेस्ट ग्रुप पर्सनैलिटी थे, वो मेटल कैटेगरी में आते थे। और जो उनका शेप ऑफ द लॉट था अनइवन और वो कॉर्नर थे वो सारे वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कटे हुए थे। वहाँ पे सीधा माइनस पॉइंट ये आया कि रिलेशनशिप डिस्प्यूट व्यक्तिगत लेवल पे हो गया। तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही बिज़नेस में काम करते थे। सम रीज़न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट की वजह से वो लोग डिवोर्स फाइल करने वाले थे। लेकिन ये लास्ट चांस था कि डिवोर्स से पहले एक बार बात करके देखते थे क्योंकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। वो दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे लेकिन उनको ऐसा था कि अब बहुत हो गया, अब साथ में नहीं रह सकते। ऐसी एक माइंड सेट हो गया था। तो डिवोर्स लेने से पहले दोनों चाहते थे कि रिश्ता कैसे फिक्स किया जाए। उम, है वो साइकियाट्रिस्ट सिटिंग भी ले रहे थे मतलब कोशिश कर रहे थे रिश्ते को बचाने की बट फिर भी साथ में रहना नहीं चाहते थे और उनके 2 बच्चे थे। तो ये दोनों जगह के कॉमन वास्तु की समस्या थी कि दोनों क्लाइंट के हिसाब से घर की दिशा सूट करती थी इसलिए इतने साल निकल गए। लेकिन वास्तु दोष का असर तो फिर भी हुआ
अनइवन शेप की वजह से जो कॉर्नर के ज़िगज़ैग बड़े हुए थे, वो तमाम कॉर्नर साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के थे और वो तीनों दिशा जो वास्तु के हिसाब से हो, वो स्टेबिलिटी की दिशा है साउथ वेस्ट। वेस्ट जो थी, वो आपको वहाँ पे अगेन जिस तरह के प्रोजेक्ट में, जिस तरह के बिज़नेस में काम करती हो, वहाँ के स्टेबिलिटी की दिशा है। और नॉर्थ वेस्ट है, वो घर में रहने वाली फीमेल की जो मेंटालिटी होती है, उनकी जो सोच-विचार होते हैं, उनके जो सैटिस्फैक्शन रेशियो होता है, उनकी खुशी-नाखुशी होती है, उनके सैटिस्फैक्शन की दिशा थी। तो तीनों दिशाओं में इक्वल नुकसान होने की वजह से कनेक्टिकट के जो क्लाइंट थे, उनका सीधा बिज़नेस के ऊपर उसका जो भी है, वो बैकफायर हुआ और जो कैलिफोर्निया के क्लाइंट थे, उनके पर्सनल रिलेशनशिप में बैकफायर हुआ। अगर हम कंसल्टेंट के तौर पे अगर चीज़ को देखते हैं, तो दोनों क्लाइंट के स्टेट, ज़िप कोड अलग-अलग होने के बावजूद भी नुकसान तो सेम था। अब मैं आपको एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इसके साथ बताऊँगी। ये दोनों क्लाइंट की जन्म कुंडली के हिसाब से अगर आप उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते थे, तो जी, दोनों की कुंडली के अंदर इक्वल पितृदोष सबने बोला था। दोनों की कुंडली के अंदर इक्वल उनको काल सर्प योग था। तो वो दोनों योग भी उनके साथ बनते थे। वास्तु ये कहता है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो पैदाइशी आपके जो हेवन लग से जो आपके दोष है, यानी कि आपके बाय बर्थ आपकी कुंडली में दोष है, घूम फिर के जब किसी भी घर को ढूँढते हो, तो आप जाने-अनजाने में ऐसी जगह पे पहुँच जाते हो और वो जो ज़मीन है, वो रीज़न बन जाती है, वो निमित्त बन जाती है, आपके अपने जन्म के ग्रहों के कर्म के फल चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे, उसके रिज़ल्ट को देने के लिए। तो दोनों क्लाइंट के अंदर सबसे पहले रेमेडी को रेक्टिफ़िकेशन में सिर्फ़ ये किया गया कि कोशिश करते हैं कि हम शेप ऑफ द लॉट को फिक्स करें। कनेक्टिकट में तो बहुत आसान था क्योंकि वहाँ पे तो वेटलैंड थी, वो वहाँ पे जाते भी नहीं थे, तो हमने सिंपल एक फेंस की रेमेडी कर दी। चैलेंज था कैलिफोर्निया के क्लाइंट का क्योंकि वो हाई राइज़ अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। वहाँ पे मैंने सिंपल सॉल्यूशन ये किया विकास जी, कि जितने भी बड़े-बड़े उनके बालकनी में जाने के दरवाजे थे, बेडरूम से जाने का, लिविंग रूम से जाने का, बच्चों के कमरे से, तीनों बंद कर दिए, लॉक कर दिया और बोला चाबी मेरे पास से 1 साल के बाद लेकर जाना और 1 साल के बाद आपका मन बदल जाएगा और तब तक साल भर का टाइम दीजिए रिलेशनशिप को दोबारा दोबारा उसको रिचार्ज करने का, उसमें ऑक्सीजन देने का, थॉट प्रोसेस बदल जाएगी, रिश्ता बदल जाएगा और एक अच्छा वेकेशन लेकर आओ। तो मैंने सारी बालकनी बंद कर दी। तो कई बार जब हम वास्तु के बारे में बात सोचते हैं, तो हमें लगता है मैं टाउन होम में रहता हूँ, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, मेरा सिंगल फैमिली होम होता तो मैं फिक्स कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, उसका समाधान फॉर्च्यूनेटली वास्तु में यही कि उसका जवाब वहीं पे मिल जाता है। यहाँ पे एक बात मैं और भी बता दूँ, जी, अनइवन शेप जो होता है, वो ज़्यादातर डिप्रेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को, पितृदोष के साथ जुड़े हुए लोगों को, काल सर्प के साथ जुड़े हुए लोगों को, कैमद्रु योग के साथ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के साथ जुड़े जुड़े लोगों को अपने आप मिल ही जाता है। और वहाँ पे उस तरह के शेप को वाटर एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होने की वजह से जैसे ही नुकसान होता है, आदमी इंटेलिजेंट होने के बाद भी डिप्रेस हो जाता है और दिमाग पे इतना गहरा मतलब नुकसानदेह प्रभाव होता है कि वो सोच नहीं पाता। वही एडवाइस वो किसी और को अच्छे मूड में दे सकता है, लेकिन जब आप बीती होती है, तो वो सब भूल जाता है। और इसीलिए वास्तु में अनइवन शेप में आगे चल के कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है कि 5 मुख से अनइवन होता है तो क्या नुकसान? 7 मुख का अनइवन होता है तो क्या नुकसान? 11 मुख का अनइवन होता है तो क्या नुकसान? अगर विकास जी आपको याद हो तो हमने एक क्लाइंट के घर पे हम लोग गए थे, टीवी एशिया ने हमें स्पेशली भेजा था। हम न्यू जर्सी गए थे एक घर को विज़िट करने के लिए। तो जी, वहाँ पे हमने फ्लोर प्लान बताया था। फ्लोर प्लान के ऊपर मैंने वहाँ पे जो कॉर्नर्स बनते थे वो समझाने की कोशिश की थी। ऐसे बहुत सारे तो अनइवन शेप जो होते हैं, वो वाटर एलिमेंट के पर्सनैलिटी के लोगों को ज़्यादा मिलता है। जो लोग नॉर्थ ग्रुप पर्सनैलिटी है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनैलिटी है, जिनका वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर कमज़ोर है, जिनका साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कमज़ोर हो, ऐसे लोगों को अपनी पूरी जीवन पर्यंत कहीं न कहीं जाके अपने जीवन के बेस्ट पीरियड में ऐसे लौट मिल जाते हैं और वहाँ से कई बार नेगेटिव इफ़ेक्ट शुरू होती है। अगर जानकारी वास्तु की है, तो आप हर सिलेक्शन से पहले इस चीज़ की प्रिकॉशन ले सकते हो। जी। पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी और जिस तरह से आपने ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट दोनों जगहों का उदाहरण दिया, वो दर्शक समझ पाए होंगे, उससे जुड़ पाए होंगे। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज के विषय पर अनइवन शेप प्लॉट एंड वास्तु पर बातचीत जारी रहेगी। पल्लवी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों आप भी बने रहिए। बहुत जल्द हाज़िर हूँ। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया।
ब्रेक से पहले आपने भरपूर जानकारी दी और मुझे ध्यान में आता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भई मैं लॉट को या ज़मीन को खरीदने नहीं गया था, वो ज़मीन ही मुझे अपनी ओर आकर्षित करके ले आ गई। यानी मैं खुद उस ज़मीन तक पहुँच गया, मैं उसे नहीं खोज रहा था, वो ज़मीन मुझे खोज रही थी। किस तरह की भावुक बातें करते हैं, इमोशनल थॉट्स लोगों के ज़हन में आते हैं। लेकिन सवाल मेरा, जब आप रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के भी ध्यान में आ रहा था कि भई देखिए, रेज़िडेंशियल में तो आपने कहा कि लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। समझदार होकर के भी उस तीव्रता से अ, दिमाग जो है काम नहीं कर रहा होता, बिकॉज़ आप एक ऐसी कंडीशनल, एक ऐसे लॉट में हैं, एक ऐसे वास्तु दोष वाले शेप के लॉट में हैं। लेकिन यही परिस्थिति अगर कमर्शियल लॉट में हो जाती है, तो फिर किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं? और उस पर काबू पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अनइवन शेप में अगर हम डिटेल में जाते हैं तो जिस दिशा के अंदर वो तिरछे कॉर्नर पड़ते हैं उसके हिसाब से अलग-अलग इफ़ेक्ट होती है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो 7 मुख वाला लॉट या 5 मुख वाला लॉट नहीं लेना चाहिए। 5 मुख वाला लॉट होता है, उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं कि इस लॉट के ऊपर शनि का गहरा प्रभाव होगा। आपको टेंशन में रखेगा, आप स्ट्रेस में रहोगे, भागा-दौड़ी बहुत बढ़ जाएगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, अशांत रहोगे। जैसे आप शेरमुखी लॉट का इतना ज़्यादा जानते हो, लोगों को पंचमुखी लॉट के बारे में मालूम नहीं है। जो सर्वे प्लान होता है, उसके अंदर जितने कॉर्नर्स पड़ते हैं, उसको काउंट करना है सिंपल। अगर वो 5 कॉर्नर पड़ते हो, तो पंचमुखी लॉट है। अगर वो 7 कॉर्नर पड़ते हो, तो 7 मुखी लॉट है। अगर वो 7 मुखी लॉट होता है, तो वहाँ पे पत्नी का घुमाना, घर में बेटी के साथ वहाँ पे रहने वाले पति-पत्नी जो होते हैं, मतलब पति-पत्नी का रिश्ता वो एज ऑफ 55 के बाद मूव हुए हैं या एज ऑफ 45 के बाद मूव हुए हैं। तो जो उनकी बेटी होती है, उनके साथ उसका रिश्ता बेटी और दामाद के साथ टूट जाता है। बेटियाँ घर के सामने भी नहीं देखती और कई बार लोग उससे भी परेशान होते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर आपकी एज छोटी है, तो पति-पत्नी में सेपरेशन हो जाता है। अगर आप बहुत बड़ी एज के बाद जाते हो, तो आपके घर में वहाँ पे रहने वाली जो भी फीमेल होती है, जैसे घर की बेटी हो सकती है, घर की बहन हो सकती है, जिसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में गहराई शुरू से बनी हुई हो, वो रिश्ता आपके लिए नासूर बन जाता है, वो आपके लिए पेनफुल बन जाता है और एंड तक, लाइफ के एंड तक आप उससे उभर के बाहर नहीं निकल पाते हो। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को लॉट खुद खींचता है। मैंने अपनी लाइफ में अनइवन शेप में 2-3 बातें अपनी प्रैक्टिस में सीखी है। कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो। एक मैंने इंडिया में काम किया था, वो खुद वास्तु की प्रैक्टिस करते थे और उनका लॉट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था और फिर यहाँ पे मेरे साथ काम करके मैंने उनका खुद का लॉट फिक्स किया। फिर उन्होंने मेरे से पूरा डिटेल में कोर्स किया कि एक्चुअली यूएस में लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जानकारी होती है, हम लोगों को एडवाइस देते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो उस पल पे आप वो चीज़ को भूल जाते हो और आप उसमें जंप करके चले जाते हो। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने तो खाली ऑनलाइन देखा था, लॉट की ओर देखा ही नहीं और मैंने ऑनलाइन गूगल एरियल इमेज से देखा और मैंने लॉट को सिलेक्ट कर दिया। मैं काफ़ी लोगों के जब घर सिलेक्ट करती हूँ और फाइनल सिलेक्शन की बारी होती है तो मैं कहती हूँ भैया सर्वे प्लान भेजिए। सर्वे प्लान आपको ये कहता है कि ये लॉट कैसा है। तो कई बार इंटेलिजेंट आदमी भी चीज़ को भूल जाता है और अनइवन शेप की एक बात बहुत बड़ी ये होती है कि अगर अनइवन शेप में स्विमिंग पूल या वाटर फीचर्स ज़्यादा हो, अगर बिज़नेस का लोकेशन और वहाँ पे भी आपने वाटर पॉन्ड या गूगल जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, फेसबुक जैसी बहुत बड़ी कंपनी हो, आपने वहाँ पे अपने एम्प्लॉयी के लिए स्ट्रेस रिमूव करने के लिए कुछ कॉर्नर्स बनाए हुए हो, काफ़ी लोग बनाते हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जिन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत बड़ी कंपनी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयी के लिए काफ़ी सारी व्यवस्था की है। तो ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वहाँ पे वाटर बॉडी होती है। तो वो भी चीज़ इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। वाटर बॉडी का कोई भी डेकोरेशन इस तरह के लॉट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लॉट ज़्यादा गहरा नुकसान करता है। तो वाटर एलिमेंट को अवॉइड करना है। घर के बारे में बात करते हैं और अगर वाटर बॉडी नहीं है, तो हर तरह के वाटर कलर्स को अवॉइड करना है और अगर आपका शेप अनइवन है और उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो या नॉर्थ कॉर्नर कटा हुआ हो, तो सबसे ज़्यादा स्पीड में नुकसान आपको वहाँ पे डेढ़ 2 साल में दिखाई देंगे। अदरवाइज़ 5 या 7 साल के बाद ऐसे नुकसान दिखाई देते हैं। जी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मेरा एक एक सवाल का एक अहम पहलू ये भी था कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में किस तरह के खामियाज़ा, किस तरह के चैलेंजेज़ आते नज़र आते हैं?
कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर अनइवन शेप का लॉट है, तो जो ओनर वहाँ पे काम करता है, उसका वहाँ पे मूविंग के बाद तुरंत स्ट्रगल बन जाएगा। अगर वो वेल एस्टैब्लिश है और फिर ऐसी प्रॉपर्टी में अपनी बिज़नेस की हेड ऑफिस बदलता है या अपनी कोई भी ब्रांच ऑफिस बदलते हैं या होटल-मोटल है या कोई भी तरह का बिज़नेस हो, तो जो स्मूथ चलने वाला बिज़नेस है, ऑटो पायलट पे चलने वाला बिज़नेस, स्ट्रगल वहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन इनिशियली लोग इसको लाइटली लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर वास्तु दोष वाटर एलिमेंट के यानी कि अनइवन शेप के लॉट के अंदर बहुत गहरा है, तो वहाँ पे 1.5 साल से 3 साल के बीच में पहला प्रॉब्लम्स आपको नज़दीक के रिलेशनशिप का होगा। नज़दीक के रिलेशनशिप होते हैं ओनर और एम्प्लॉयी का रिलेशनशिप। उसके बाद होते हैं आपके और आपके क्लाइंट के रिलेशनशिप और फिर जाके पूरा हिट करता है पार्टनरशिप में, जिससे वहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। मैंने काफ़ी अच्छी हेल्थी पार्टनरशिप देखी है, जो सिर्फ़ शेप ऑफ द लॉर्ड की वज़ह से वहाँ पे जाने के बाद इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि वहाँ पे जाके पूरा पार्टनरशिप का जो पूरा उसका पूरा जो कॉम्बिनेशन था वो बिखर गया और वो लोग साथ में एक-दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं होते हैं। तो पहला उस बिल्डिंग में रहने वाले नज़दीक के रिलेशनशिप को हिट करता है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस जो आपके और आपके क्लाइंट के हो और काफ़ी बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें पार्टनर आता ही नहीं, वो दूर है, साइलेंट पार्टनर है। तो फिर जाके वो पूरा कॉम्बिनेशन ही बिखर जाता है। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से आज के विषय पर आधारित बातचीत को जारी रखेंगे और साथ ही साथ उनसे टिप ऑफ द वीक भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से अनइवन शेप लॉट एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले उनका स्वागत करते हुए उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। टिप ऑफ द वीक क्या है? जैसे एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में एक बात है कि हर जगह पे कुछ न कुछ डिज़ास्टर या नुकसानदेह चीज़ में भी कई बार पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आपका अनइवन शेप का लॉट है, लेकिन उसके अंदर अगर उसके 9 कॉर्नर पड़ते हो और फॉर्च्यूनेटली आप उस बिज़नेस के अंदर फायर एलिमेंट के साथ रिलेटेड बिज़नेस, ब्यूटी सैलून का बिज़नेस, गैस स्टेशन का बिज़नेस, कोई भी तरह का अकाउंटिंग है, जिसको वास्तु कैटेगरी में फायर एलिमेंट बिज़नेस कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री का बिज़नेस, उसके साथ जुड़े हुए हो और वहाँ पे आपके बिज़नेस में कोई भी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ ना हो, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी में 7 टू 8 इयर्स तक आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो और उसके बाद वहाँ पे 9 इयर्स खत्म करने के साथ ही सारे नुकसान दिखाई देते हैं। 10 साल उस तरह के बिज़नेस में नहीं कंप्लीट करने चाहिए। और अगर आपका शेप किसी भी वजह से त्रिकोणा बनता हो, यानी कि पूरा लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर है, लेकिन कुछ कॉर्नर ऐसे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे 3 कॉर्नर काउंट होते हैं, 3 तरह के वहाँ पे एजेस या 3 कॉर्नर बनते हो, तो ऐसे लॉट के अंदर रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जैसे ही ओनर उसमें दाखिल होता है, ओनर की खुद की हेल्थ के साथ इतना सीवियर नेगेटिव इफेक्ट होता है कि उसको सीरियस इलनेस का सामना करना पड़ता है और कई बार वो बीमारी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो 3 मुखी जो लॉट होते हैं, 3 कॉर्नर के बने हुए लॉट होते हैं अनइवन शेप के, वो हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर 9 कॉर्नर्स वहाँ पे बने हुए हो, तो आपको 9 इयर्स तक वहाँ पे फायर एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई चीज़ में प्रॉफ़िटेबल रहती है। नुकसान उसके बाद भी वहाँ पे दिखाई देता है। एक अरिज़ोना से हमारे व्यूअर थे, उन्होंने पूछा कि भई मेरा अनइवन लॉट है और मेरे घर के बैक में स्विमिंग पूल भी है, तो क्या एडवाइस रहेगा, क्या गाइड करेंगे आप? क्योंकि इसी जैसे तरह से जैसे अरिज़ोना के हमारे व्यूअर हैं, ऐसे और कई व्यूअर होंगे अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में, जिनके साथ सेम ऐसी परिस्थिति हो। बहुत छोटी-छोटी बातें वास्तु में होती है, जैसे आपने एरिज़ोना में कहा, मैंने काफ़ी काम किया है फिनिक्स, एरिज़ोना, टुक्सान वगैरह में। वहाँ का लैंडस्केपिंग ऐसा है कि वहाँ पे कुछ खास तरह के कैक्टस प्लांट को घर के आगे लगाया जाता है। यहाँ पे लैंडस्केपिंग का भी वास्तु आता है अनइवन शेप के लॉट में कि अगर आपका लॉट जो है वो अनइवन शेप का बना हुआ हो, वहाँ पे आप कैक्टस या कांटे वाली चीज़ से चाहे आपके स्टेट की यूनिक डिज़ाइन हो या कोई भी तरह का अप्रूवल हो, लेकिन वहाँ पे डालते हो, तो अनइवन शेप का नुकसान जो होता है वो बढ़ जाता है।
किसी भी वजह से रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में वहाँ पे स्विमिंग पूल या ऐसी कोई रचना बनी हुई हो, तो वो आपके अनइवन शेप के नेगेटिव एलिमेंट को आप तक नुकसान को पहुँचाने के लिए वो जो उसका टाइम पीरियड जो होता है, जो प्रोसेस होती है वो फ़ास्ट कर देता है। उसका रीज़न ये है कि अनइवन शेप खुद ही वाटर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट का मतलब होता है कि आप ऐसी ज़मीन पे खड़े हो जिसमें आपके पैरों के नीचे पानी है। तो आप समझ सकते हो कि जिसके पैरों के नीचे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके पैरों के नीचे पानी है, वो आदमी देर सवेर गिर ही जाए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रन में ज़मीन है ही नहीं आपके पैरों के पीछे, तो आप लंबा चल ही नहीं पाओगे। इसीलिए इस तरह के लॉट के जो शेप होते हैं अनइवन शेप को, उसको वाटर एलिमेंट के लॉट भी बोलते हैं। तो सिंपल हिसाब-किताब है कि जो नुकसान 3 साल में होना है, वो साल भर में हो जाएगा, जो 7 साल में होना है, वो 5 साल में हो जाएगा। तो हम नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनी ओर खींच कर लेकर आएँगे और उससे नुकसान और बढ़ जाएगा। जी। पल्लवी जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों, यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स vastu@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी। बस वही